अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने हुकूमत के लिए थ्रेट बनना है बतौर अपोजिशन जमात, जिससे हुकूमत को खतरा होना चाहिए था, बजाहिर तहरीक इंसाफ खुद अपने लिए खतरा बनी हुई है। तहरीक इंसाफ के अंदर जारी जो सियासी रस्साकशी है, अब वो एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। शेर अफजल मरवत इसका ताज़ा निशाना बने हैं, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है और शेर अफजल मरवत के बकौल साजिश करके उन्हें पार्टी से निकाला गया है। आखिर कौन लोग थे जिन्होंने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकलवाया और उसकी वजह क्या थी? और पार्टी की जो सियासी हिकमत अमली है रिसेंटली, हाँ वो कानूनी महाद पर हो या सियासी महाद पर, उस पर भी हम शेर अफजल मरवत की ही राय लेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जो मुझे क्यों निकाला, क्या किसी जवाब तक पहुंच सके आपके, क्यों आपको निकाला गया पार्टी से? मुझे पहली दफ़ा नहीं निकाला गया, कमोबेश ये तीसरी दफ़ा है। और ये सब कुछ जो है ये 11 अप्रैल के बाद शुरू हुआ। नोटिस हैं और शोकास हैं और मेंबरशिप मुअत्तल होना और फिर पहले निकाला जाना। मुझे क्यों निकाला का सवाल तो आज मैंने पार्लियामान में भी किया। मुझे खान ने नहीं निकाला है और ना खान जो है मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि खान का मैं बहुत ही बुरे वक्तों में उनके बहुत करीब रहा और जो एतमाद उनका हासिल किया। लेकिन 11 अप्रैल के बाद शूमिय किस्मत के ये काम भी मैंने खुद किया था कि सियासी क़यादत जो हैं उनकी मुलाकातें मैंने शुरू करवाई, उसके लिए रिट की, और जो ही मुलाकात हुई दूसरी मुलाकात में इन्होंने मुझे ही तख्ता मश्क बना दिया। और अगर मुझे इल्म होता कि इन्होंने पहले शिकार मेरा ही करना है, मैं कभी शायद ये कोशिश ही ना करता। लेकिन ये है कि पार्टी में इब्तिदा से मेरे साथ जो एलिमेंट हैं जिसने मुझे मुश्किलात का शिकार किया है वो है जेलेसी का, क्योंकि मेरी किसी के साथ जो है रास्ते टकराते नहीं हैं, ना कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरा बनता है। जो वाहिद वजह है वो है अवाम में कबूलियत और मकबूलियत और वर्कर्स में बिलखसूस, जो मेरे ख्याल बर्दाश्त नहीं होता है। और इससे वक्तन फ़वक्तन जो है दूसरा, इससे उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है? अगर आप वर्कर में मकबूल हैं, किसी पार्टी के अहदेदार की सेहत पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत मानी रखता है। ये सियासतदान की हैसियत से आप सोचें ना, जब आप टिकटॉक पे वीडियो देखते हैं कि अगर आप ही के पार्टी के दूसरे साथी की वीडियो जो है वो आपको नजर आती है, कोई लाइक किए बगैर ही आगे बढ़ता है, अच्छा नहीं लगता है, इंसानी फितरत है। ये मौक़िफ़ के जी डिसिप्लिन पे निकाला गया जो स्वाबी जलसे के अंदर वो कहते हैं जी सलमान अकरम राजा की स्पीच के दौरान आपने पहले नारे लगाए, इंटरप्ट किया, उसके बाद फिर एंड पे आपने फिर आके माइक पकड़ा और आपने कुछ शिकवे शिकायतें की, खान साहब तक ये रिपोर्ट पहुँचाई गई, खान साहब ने कहा जी निकालें इसको पार्टी से, अभी तक निकाला क्यों नहीं है? ये जो वर्जन अब तक सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे कि खान साहब के अप्रूवल से, नोटिफिकेशन के अंदर भी लिखा आपके कि खान साहब के अप्रूवल से उनके अहकाम पर आपको पार्टी से निकाला गया? पहले नोटिफिकेशन जो हुआ था पहले निकाले जाने का, उसमें भी यही लिखा था कि बानी चेयरमैन की अप्रूवल से निकाला है। सवाबी के जलसे में, इस दफ़ा के जलसे में और अगर मादी के जलसों में आप देख लें तो एक दो जलसों में मैं नहीं गया था, लेकिन जब मैं न भी था तो उस वक़्त भी मेरे नाम के वर्कर ने नारे लगाए थे जो उस वक़्त की क़यादत को अच्छे नहीं लगे थे। अभी जब मैं सवाबी में गया और जो ही पब्लिक ने मुझे स्टेज पे देखा, उन्होंने जो है मोहब्बत का इज़हार किया, मैंने हाथ हिला के, जबकि मेरे भाई शायद खटक साहब जो हैं वो तकरीर कर रहे थे, मैं स्टेज पे जाके मैंने हाथ हिलाया। और जिसके बाद जो है तकरीबन 10 दफ़ा क्राउड ने जो है मेरे नाम के नारे लगाए, और हर दफ़ा जब क्राउड के नारे आते थे तो मैं खड़ा होके रेसिप्रोकेट करता था। आप और ये तवक्को करके गए थे जलसे के अंदर कि आपको तकरीर का मौका दिया जाएगा और वो नहीं दिया गया था फिर बाद में? मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, हाँ। मुझे तो ये इल्म नहीं था कि ये तकरीर का मौका नहीं देंगे। तवक्को थी आपको कि तकरीर का मौका मिलेगा? देखिए, मेरी तकरीर में कोई दिलचस्पी वैसे नहीं थी, लेकिन ये हैं कि अगर आप अगर क़यादत का स्टेचर देख लें तो फिर मेरा हक बनता था। लेकिन उस उधर ही जाके एक हज़रत हैं जो इब्तिदा से मेरा जो है मुझसे बैरकाए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे थे कि मामलात को स्टेज पे वो चलाएं, तो मैं साइड पे हो गया। कौन से हजरत की बात कर रहे हैं आप? बस एक हज़रत हैं जो पहले भी मादी में मुझे अब मेरे लिए रोड़े अटकाते रहे। पार्टी लेकिन के ये सेक्रेटरी जनरल की बात कर रहे हैं या केपी से नहीं कोई? नहीं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन
देखिए, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की मुझे समझ ही नहीं आई, उनके खिलाफ मैंने कभी भी कोई बुग़्ज़ का इज़हार नहीं किया। जब वो सेक्रेटरी जनरल बने मैंने उनको वेलकम किया, पहला ही बयान उन्होंने मेरे खिलाफ दागा। हम्म, अब हुआ ये कि बहुत सारी चीज़ें अचानक इकट्ठी हुई और ये कोई इत्तेफाकात नहीं है। बहरहाल उनका जिक्र मैं बाद में करूँगा। ये जो सवाबी के जलसे में आपने बात की, अच्छा। जब इनकी तकरीर हो रही थी तो ये मैंने अचकज़ई साहब की तकरीर में भी लोगों ने नारे लगाए, अली अमीन खान की तकरीर में तो मैं उनके साथ था, लेकिन असद कैसर साहब की तकरीर में लोगों ने नारे, और जब मैं ऊपर खड़े होके जो है हाथ हिला के जवाब सही। देता था तो मैंने नारे लगे और मैंने हाथ हिलाए। ये सही। होता है, जलसों में होता है, ये कोई कानूनी नहीं है। लेकिन सिर्फ मेरे नाम के जलसे, अगर किसी और लीडर के नारे लगते तो शायद फिर ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना होती। आपकी असेसमेंट क्या है कि ये वही जो इवेंट था स्वाबी जलसे वाला, यही वजह बना है आपको पार्टी नहीं पार्टी से नहीं, निकाले जाने वो की? नहीं, वो तो बहाना दरकार था, कोई स्वाभाविक यानी बहाना यही लगा है? नहीं नहीं, ये भी कोई बहाना नहीं बनता है ना। हम्म, वर्कर ने मेरे नाम के नारे लगाए तो जलसों में नारे ही लगते हैं ना। हम्म। ये कोई वजह हो सकती है? तो फिर क्या कौन कौन से लोग हैं जो कि आपको पार्टी से निकलवाने में जिनका किरदार था, या फिर कौन कौन लोग हैं वो, आप उनके नाम लेंगे, बताएंगे, देखिए, नकाब हटाएंगे जरा उनके चेहरों से? नकाब क्या हटाने, देखिए मैं आपको समर साहब ये बता दूं, मैं इन्होंने जो करना था, गिराना था, गिरा दिया फिल वक्त। इन्हों से मुराद कौन है, कौन लोग हैं? ये सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी, हम्म, वो ये चाहते थे कि भाई इनको गिरा दूं। और इन्होंने, आपको पता है कि ये खान का डायरेक्शन कहाँ से आ गया? हम्म, किसी ने लिख कर नहीं दिया है एडिशनल सेक्रेटरी जनरल को कि जी खान ने ये हुक्म दिया है। अब खान को जो है वहाँ देखिए वो खान साहब तो 550 वहां से है, लिख के कुछ भी नहीं देते ना, वहां से तो वर्बली अहकामात ही जेल से उनके वर्बल अहकामात जारी हमारा होते हैं ना। एसओपी है कि खान के तमाम अहकामात जिसको कन्वे होंगे वो तहरीरन कहेगा कि मुझे ये हिदायत दी है, और वो एक दो फोकल पर्सन है। सही है। मैं आपको अर्ज करूं 550 है, हमसे ज़्यादा हो गए। खान साहब नज़रबंद है, 74 साल लगभग उम्र है, हम्म, और मखसूस महदूद लोगों की उन तक रसाई है। और वो आजकल पीटीआई में दो काम हो रहे हैं, या कोई वजारत ले रहा है, चेयरमैनियाँ या एडवाइजरियाँ, या फिर जो पहले से वजीर हैं उनको गिराने का काम हो रहा है, या जो किसी मसनद पे बैठे हैं। केपी की काबीना में एक साल में लगभग 10 वजीरों को हटाया गया या उनके पोर्टफोलियोज चेंज किए गए। अगर इसका आप तकाबुली जायज़ा लें पंजाब की कैबिनेट के साथ या फेडरल के साथ, इधर तो पीपल पार्टी में, नून में तो इस तरह नहीं होता है। बदकिस्मत आपकी ये है अपनी कि हुकूमत गैर मुस्तकम हुकूमत है आपकी। नहीं, पीटीआई जो है उसमें ये कल्चर है हम्म, कि जनाब लोग जो हैं वो इस तरीके से खान तक रसाई हासिल करके लोगों, और ये इससे वज़रा पार्लियामेंटेरियन अपने आप को जो है गैर महफूज तस्वुर करते हैं, कोई भी जाके कान भर के। और ये लोग जो हटाए गए ये इन्हीं साजिशों का नतीजा है। और मेरे साथ जो माजी में हुआ, अभी जो इन्होंने खान को, अब खान के सही। कान भरने हैं, और भरने के बाद भी बानी चेयरमैन ने, मुझे सुना तो नहीं है ना, मुझे सुना नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, पार्टी को पता नहीं है कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन निकालना था। सही। तो निकालने के लिए कोई वजह ज़रूरी नहीं थी, तो उन्होंने कहा चलिए जी निकाल दें। तो खान साहब से कोई मुलाकात जो हुई है गढ़ापुर साहब की, उसमें कोई उम्मीद आपको दिलाई है गढ़ापुर साहब ने कि खान साहब ने कोई नरमी दिखाई है आपके हवाले से अपने मौक़िफ़ में? देखिए, क्या बताया आपको अली बिन समर अब्बास गढ़ापुर साहब, ने? मैं आपको एक बात वादे कर दूं, हाँ, कोई मुझे पार्टी से निकाले या न निकाले, मैं खान के नज़रिए का सिपाही हूँ, और खान की विजन, खान का नज़रिया मेरे रगों में दौड़ रहा है। तो लिहाजा मैं पार्टी में रहूं या न रहूं, काम मैं वही करूंगा जो पहले से मैं खान के लिए और पार्टी के लिए करता आया हूं। बाकी जो है, एक फ़ायदा हुआ कि जो हर एक जो है बास बन के मेरे लिए जो है कोई हदूद मुतय्यन करता था, वो अब नहीं रहेगा। तो लिहाजा अच्छा है मेरे लिए, ज़रा रिलैक्स होके अपना काम जारी आपने रखूंगा। आज कहा एक खातून का भी आपने जिक्र किया कि एक खातून भी शामिल थी आपको पार्टी से निकलवाने में, ये कौन खातून है, किसका जिक्र आप कर रहे हैं? बस देखें जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ख़बरें बने और लोगों की तवज्जो ये हुकूमत के जो मामलात हैं, उनकी जो नाकामियाँ हैं, उससे हट के हमारे ही पार्टी की तरफ हो। और मैं, कोशिश मेरी ये होगी कि लिमिटेड हो। नहीं, वैसे ज़ाहिरा आपका एक पार्टी के लिए आपकी स्ट्रगल थी, आपने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ आप खड़े हुए, जब कोई निकलने को तैयार नहीं था आप निकले। आज आप मायूस है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया है, जब एक बेहतर, रिलेटिवली एक बेहतर वक्त जब आया है पार्टी के लिए। तो वो खातून कौन है वो? देखिए,
पार्टी मायूस की में ओहदेदार नहीं है, हूँ, कौन है? मायूस में नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ज़मीर बेचा हम्म, और 26वीं आईनी तरमीम पे अरबों लेके पार्टी के खिलाफ गए, उनको आपने शोकास भी दिए और कुछ लोग जो है अलाल ऐलान दूसरी साइड पे बैठ भी गए, उनको सही। तो आपने नहीं निकाला। हम्म, और वर्कर भी इसलिए मेरे साथ खड़ा हुआ है कि ये सही। किस तरह का इंसाफ है। आपने उनको नहीं निकाला। ये पैसे तो सबको ऑफर हुए, मुझे भी ऑफर हुए थे। 2 अरब अच्छा, रुपए, कितने ऑफर हुए थे? 2 अरब रुपए पर महीने को ऑफर हो रहे थे। अच्छा। तो ये जमीर बेच देते, चले जाते, दुनिया की किसी अच्छे मुल्क में रहते। हम्म, हम तो खान के नजरिए के कायल हैं और हम खड़े थे। उन लोगों को आपने जो है दरगुजर कर दिया। डायरेक्ट ऑफर आई थी आपको या इनडायरेक्ट? सबको गई थी, अच्छा। बिला तफरीक सबको ये ऑफर्स तो गई पूरी थी। पीटीआई को ऑफर आई थी, 2-2 अरब पर महीने आपको दे रहे बिल्कुल, थे? 2-2 अरब रुपए। एक लीडर साहब थे ना, उसने 7 अरब लिए। बाद में पता चला उनको कि जी ये तो पर महीने 2 अरब रुपए हैं। हम्म, तो उसने फिर ज्यादा मांगे, लेकिन बहरहाल हम्म, उसका जिक्र फिर किसी और रोज के लिए। अच्छा। और वो बंदा बैठा है असेंबली के अंदर 7 अरब लेकर। वो या, ज्यादा कीमत नहीं है 7 अरब एक वोट की? एक वोट की नहीं थी उसकी, हम्म, कई वोट थे। अच्छा, ज्यादा वोट थे। हम्म। अच्छा, ये बताएं कि अब ये मामला तो सारा हो गया, आपको पार्टी से निकलवा दिया गया। आप कह रहे हैं कि साजिश की, कुछ लोगों ने आप सलमान अकरम राजा का नाम ले रहे हैं, बाकी लोगों का नाम आप लेने से गुरेजा हैं। क्या वजह है इसकी? कि अभी भी आपको उम्मीद है कि मामला आपके सुलझ जाएंगे या क्या? नहीं, मैं सुलझ जाएं तो सुलझ जाएं, हम्म, नहीं सुलझ जाएं तो ऐसे लोगों से गुजारा किस तरह हो सकता है? हर 3 महीने बाद शोशा। तो लिहाजा एक दफ़ा ही जो है, जब खान बाहर आएंगे तो बात जो है सेटल होगी। बड़ा पार्टी के रुकने कौमी असम्बली तब तक रहेंगे जब तक खान साहब बाहर नहीं आ जाते। उनसे जब तक आप मिल नहीं लेते, आप पार्टी के कौमी असम्बली की रुकनीत आप नहीं छोड़ेंगे, ऐसा ही है? नहीं, मैं तो छोड़ूंगा। अगर खान साहब मुझे बुला ले और कह दे कि छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा, मुलाकात आपकी जब खान साहब से हो जाएगी मैं इनकी बातों उसके पे बाद? अमल करूं या इनकी मानूं? हम्म, ये झूठे मुनाफिक लोग जो खान के सिर्फ कहानी बर सकते हैं, 1 साल में पार्टी को कामयाबी से कहीं एक मामले में हमकनार किया हो, हम्म। हर महाज पे नाकामी। ठीक है, तमाम मामलात को आप नाकामी से ताबीर कर रहे हैं। मौजूदा क़यादत के जितने भी इक़दाम है, खा वो लीगल फ्रंट पर हों या सियासी फ्रंट पर हों, सारे आप कह रहे हैं कि आप वो पूरी बताएं तरह ना, कोई फेलियर है। एक कामयाबी आप बता देना। एक कामयाबी बता दें कि पीटीआई ने 1 साल में रिजर्व सीटों पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, अभी तक कोई कामयाबी नहीं। सेनेट पे सीटों पे एक अभी तक पूरा सूबा महरूम है। हमारे MNAs, MPAs, हमारी वर्कर्स जो हैं, हज़ारों वर्कर आज भी पाबंद सलासल है। 26 नवंबर को जो हमारी पार्टी के लोगों का हशर किया गया, क्या करतगी हमने दिखाई? कोई लीडर नजर ही नहीं आया। और ये जो तहरीक हम देख रहे हैं कि बार बार जो तहरीकें चली, वो भी आप कह रहे हैं कि वो बेहतर प्लान ना होने की वजह से वो तहरीकें नाकाम हुई हैं। तहरीक इंसाफ की अपनी गलती थी स्ट्रेटेजी वो। होनी चाहिए थी ना। 26 नवंबर के लिए भी स्ट्रेटेजी अगर हम पहले बनाते। इस सारे मामले में जो खान साहब की फैमिली है, उसका क्या रोल आप देखते हैं इस सारे मामलात के अंदर? अलीमा खान हो गई या बुशरा बीबी हो गई, उनका क्या आप देखते हैं? देखिए, मैं बुश बीबी, वो बेचारी तो फिर जो है कैद ना हक काट रही है, अंदर हैं, तो वो क्या किरदार अदा कर सकती है? बाकी अलीमा खानम जो हैं वो खान की बहन है, इस वजह से हमारे लिए काबिल एहतराम है। कितने लोग हैं जो आपको निकलवाने के जिम्मेदार हैं? एक तो आपने नाम ले लिया सलमान अकरम राजा का, इसके अलावा और कितने लोग हैं पार्टी के अंदर जो अहम ओहदों पर हैं, जो आपके खिलाफ हैं, आपको पार्टी से निकलवाने में जिनका किरदार था? अर्ज करूं, असल में एक अलमिया ये है कि हमारी पीटीआई की कल्चर में इख्तियारात का मंबा खान साहब है। पार्टी में चपड़ासी की तकर्रुरी या तब्दीली भी कोई नहीं कर सकता है खान साहब की इजाज़त के बगैर। तमाम तंजीमों में अत्ता के अजला के सदूर की तकर्रुरी उनकी अप्रूवल से। लेकिन ज़रा उन्हें कोई ना कोई जाके ब्रीफ करता है खान साहब को जाके ना, तब वो ये फैसले करते हैं सारे। मसला भी यही है ना, हाँ। कि जिसको लगवाना होता है उसके लिए लॉबिंग हो के जनाब उसको लगवा देते हैं। सबसे आखिर पे जो जाके मिलता है उसकी बात ज़्यादा मानी जाती है खान साहब के नज़दीक, जो है ना वो। मैं आपको अर्ज करूँ, ज़्यादा मुकद्दम होता बात यह है कि एक इदारा है ना, पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ही बड़ी पार्टी है। और वो ओवरसीज़ में मैं पूरी ईमानदारी से समझता हूँ कि खान साहब पाबंद सलासल हैं। इन हालात में बहुत सारी फंक्शनल जिम्मेदारियां जो हैं वो पार्टी की तंजीम के सुपर्द होनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग बाहर हैं। वो बड़ा, अब मिसाल के तौर पे मेरा मसला देख लें, यानी ये खान साहब से फैसला कराने से पहले ज़रूरी नहीं था कि पार्टी की कोई कमेटी इसको देखती, मेरा मौक़िफ़ सुनती
इस तरह तो नहीं होते हैं, अंधेर नगरी तो नहीं होती है ना कि बस जनाब वो जेल के अंदर मकैयत है। सही है। तो अब मुझे ये बताएं कि इस सारे मामले में आपका आइंदा के हवाले से पार्टी के अंदर जो आपको लग रहा है कि जो इस वक्त जो पार्टी का लायामल है, जो डायरेक्शन है पार्टी की, ये हुकूमत के लिए किसी किस्म की मुश्किल खड़ी कर सकती है, या हुकूमत आपको लग रहा है कि 5 साल पूरे कर लेगी आराम से? तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई थ्रेट नहीं है उसको? मेरा ख्याल है, देखिए हमें संजीदगी से सोचना होगा हम्म, कि हम क्या सही सिमत में जा रहे हैं, क्या हमारे हम इस पोटेंशियल का, इस पब्लिक सपोर्ट का जो पाकिस्तान में आजकल पीटीआई को हासिल है, खान को हासिल है, ओवरवेलमिंग, क्या हम इसको एक्सप्लॉइट कर गए? हम क्या कर गए? हम्म, हमें सीरियस स्टार्ट देने होंगे, हमें और हालिंग करनी होगी। हाँ। हमने अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि जो पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। अब देखो तो गलती कहाँ हो रही है आपकी पार्टी से फिर? मेरा ये ख्याल जानबूझ के ये हो रहा है नहीं, या नहीं, गलत जानबूझ फैसलों के से हो नहीं रहा है? होता है, ना अहलिया हैं। देखिए दो काम हो रहे हैं। हुकूमत तो कहती है कि कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर लोग चाहते हैं कि खान साहब अंदर ही रहें फिलहाल, है ऐसा कुछ? मुझे ऐसी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, सही है। क्योंकि वो मुमकिन नहीं है कि लोग इतने जालिम हो जाएं कि खान के पार्टी में होते हुए भी। हम्म, जो सबसे बुरा काम हो रहा है वो ये है कि लोग खान के पास दो कामों के लिए जाते हैं, हम्म, या किसी को गिराना है या किसी को लगाना है। हम्म। बाकी वर्कर के मामलात, खान की आज़ादी, अदालतों के साथ जो है मामलात उठाना, इनमें दिलचस्पियाँ बड़ी कम है। यानी आप कह रहे हैं जो लीगल आपकी जो टीम है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर वो बेहतर परफॉर्म करे तो खान साहब को बाहर ला भी सकती है। खान साहब के बाहर लाने में तो मैं नहीं समझता हूँ कि लीगल टीम की कोई नाकामी है। तो फिर आप अलबत्ता ताखीर के जिम्मेदार हो सकते हैं। सही है। खान साहब का अंदर रहना बेसिकली अदालती निज़ाम की नाकामी है, इंसाफ ठीक। का की अदम दस्तियाबी है। हम्म, और जो सबसे अहम है कि पार्टी जो है उस लेवल की एहतजाज को कंडक्ट नहीं करा सकी कि हम लाखों पाकिस्तानियों को निकाल के सड़कों पे बिठाते। इरादतन पार्टी एक नहीं कर सकी जो आप बात कर रहे हैं? इरादतन क्या मतलब, मैं इसमें इरादतन क्या मतलब, हमने हमेशा कोशिश की है कि हम लाखों पाकिस्तानियों को निकाल सके। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी कुछ साजिश हो रही है, वज़ीर आला के खिलाफ मेरा भी? ख्याल है हर उस शख्स के खिलाफ साजिश हो रही है। हम्म, और इन साजिशों का शायद हतमी नतीजा यही होगा कि पार्टी को मजीद कमज़ोर किया जा सके। अच्छा। अली मोहम्मद खान के खिलाफ हो रही है, अली अमीन खान गंडापुर के खिलाफ हो रही है, असद कैसर के खिलाफ हो रही है, शहरियार के खिलाफ हो रही है, शानदाना के खिलाफ हो रही है, और बहुत सारे लोगों के खिलाफ हो रही है। एक बाजार सा बना हुआ है, जो भी जाता है खान के पास नेकी के लिए नहीं जाता है। खान में जनाब कोई तो कौन कर रहा है ये साजिशें अली अमीन गंडापुर के ये खिलाफ? हमारे यहाँ थोड़ा सा वो साजिश का जो है कल्चर सा बना हुआ है। अच्छा। ये जो लोग जाते हैं ना, कोई काम कोई करे, कोई बस जनाब उनकी वजारत आला को खतरा तो कोई नहीं है? जो साजिशें आप खुद बता रहे हैं उनके खिलाफ हो रही हैं, ज़ाहिर है पार्टी ओहदे से भी इससे पहले हटा दिया गया है। मेरी ज़ाती राय ये है हाँ, कि जहाँ पे बंदे को ये इल्म ना हो कि उसको क्यों निकाला गया, हाँ, और जहाँ पे कुसर पुसर पे फैसले हो, जहाँ पे 550 अयाम से असीर रहनुमा जिसकी लिमिटेड रसाई है इंफॉर्मेशन तक, उसको मखसूस लोग मिलते हो, ऐसे हालात में किसी का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है। जब यानी तक आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब भी खतरे में, उनकी वजारत आला खतरे में है? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनकी वजारत आला ख़तरे में है, लेकिन जो ट्रेंड है पार्टी में वो ट्रेंड कुछ यानी कि सीयत अफजा नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब को उनका रोल क्या है इस सारे मामले के बैरिस्टर अंदर? गौर बड़े पॉजिटिव आदमी है, खान के लेकिन बड़े उनका आपके मामले में उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया, नहीं, या उन्हें उनको पता तो ही नहीं इल्म चला? ही नहीं था ना, अच्छा। एतमाद में लिया गया ना, उनको पता था। अच्छा। उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है ना। बिल्कुल, उन्होंने कहा मुझे मेरे इल्म में नहीं है। तो फिर तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि मुझे भी इल्म नहीं है। तो जब सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन को इल्म नहीं है, हाँ, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि ये खबर किसने पहुंचाई है। मुझे पता है किस शख्स ने पहुंचाई है और क्यों पहुंचाई कौन है। सा शख्स है? वो एक वकील है लाहौर से। अच्छा। उन्होंने क्या जनाब नाम है उनका? मेरे ख्याल में नाम रहने देते हैं, अच्छा। हाँ, हया रख लेते हैं। लाहौर के वकील हैं जिन्होंने ये सारी खबर फैलाई आपको पार्टी से निकाले जाने के हवाले से। तो ये बताएं मुझे कि जो पार्टी के नए इस वक्त केपी के प्रेसिडेंट है जुनैद अकबर साहब, उनका क्या रोल है सारे तनाज़ात के अंदर? वो किस साइड पे खड़े हैं? जुनैद अकबर खान जो हैं, मैं उनको
बहुत करीब से जानता हूँ। हम्म, वो बड़े सादा से आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, हम्म, और पार्टी के बहुत पुराने हम्म, मेंबर हैं। बिल्कुल वो तो है। और मैंने इनको देखा है, इसने और इनके ख़ानदान ने बहुत ही भुगता है, हम्म, बहुत ही ज़्यादा। केपी के मलाकंड डिवीज़न के बहुत सारे थानों में इनको पिराया गया। नहीं, आप वाले मामले में इन्हें एतमाद में लिया गया था या नहीं था? ना जुनैद अकबर खान इनका किसी को इनका एतमाद में रोल क्या नहीं था? लिया गया था। वो जो जिसने साजिश की वो एतमाद में था, और खान को जिसने बताया। और बज़ाहिर लग ये रहा है मरवत साहब के पार्टी में इस वक्त दो तरह की, बल्कि तीन तरह के ग्रुप्स काम कर रहे हैं। एक तो यह है कि पुराने वर्सेस ने, दूसरा चल रहा है जनाब वकला जो विंग है पीटीआई का, और दूसरा जो है आपके सियासी विंग है, उनकी आपस में एक लड़ाई चल रही है। कोई लड़ाई नहीं तीसरी है, जो है वो आपकी केपी की क़यादत वर्सेस पंजाब की क़यादत, वो भी एक नजर आ ऐसी रहा बात मामला। नहीं है, तो क्या ऐसी है बात फिर? ये मुबालगा होगी। हम्म, पार्टी में ऐसी कोई ग्रुप बंदियाँ नहीं है। मैं वकला जाते हैं जाके, वो सियासी जो जो टीम है जाके वकला उसकी जाते शिकायतें हैं ना, लगाते हैं, जाके सियासी टीम जाती है वो जाके वकला की शिकायतें लगाती है खान साहब को जाके। तो ये क्या चल रहा है पार्टी के अंदर फिर? मैं आपको एक बात बता दूं, जी। और आज आपके प्रोग्राम में ये वाजे कर दूं कि जितने वकला जाते हैं खान के पास, इनमें कोई खान का वकील ही नहीं है। खान के तमाम केसेस में एक वकील है, सलमान सफदर साहब। हाँ। बाकी ये सारे जो है ना, या तो खान को चेहरा दिखाने जाते हैं, या खान के साथ वो अकीदत रखते हैं, या फिर खान के कान भरने जाते हैं। नहीं, किसने वकील मुकर्रर किया है इनको? ये वैसे आते जाने के लिए वकील है। नहीं, किसने इनको दी अथॉरिटी की खान साहब को रिप्रेजेंट करे केसेस के अंदर, जब आप कह रहे हैं कि वो कर भी नहीं रहे सलमान सफ्दर के अलावा बाकी लोग? देखिए, हर एक के ताने बाने उनके पीछे लोग और होते हैं अच्छा। जो भिजवाते हैं। ये तरीके वारदात ये होता है ना, एक जाता है खान सही के है। कान में बात डाल देता है, और शेर अफजल ने जो है अपने बंदों से नारे लगवाए। ठीक है। दूसरा जाके कह देता है कि हाँ हाँ जी इसकी मैं तस्दीक करता हूँ। तीसरा कहता है जी मैं तो बिल्कुल हद। तो इस तरीके से खान को कायल करने की कोशिश की जाती है, और ये तरीके वारदात चल रहा है। और इसमें आगे के वाले से आपको फिर यह है कि तहरीक इंसाफ तो कम से कम हुकूमत के लिए थ्रेट नहीं बन सकती मौजूदा हालात। अगर हम इन चीज़ों में फंसे रहे तो क्या खाक थ्रेट बनेंगे? हाँ, मतलब है जिन चीज़ों में। फिर तो लेकिन हुकूमत 5 साल भी पूरे करेगी, आगे भी उसे थ्रेट कोई नहीं है, खतरा कोई नहीं है। फिर इसका मतलब है मेरा कि तहरीक ख्याल इंसाफ नहीं आपस है। में ही अगर लड़ती रही जिस तरह से नजर आ रहा है बज़ाहिर अभी जो। बहरहाल पार्टी को सोचना चाहिए, संजीदगी जो है वो होनी चाहिए। ये मनमाने फैसले, बदनीयती पर मबनी फैसले, पार्टी का काज, वर्कर का काज, खान की आज़ादी, अपने मैंडेट की रिकवरी, ये चीज़ें जो हैं तरजीहात में नज़र ही नहीं आ रही है। सही है। उमर अयूब साहब से मामला ठीक है आपके? मेरे मामलात उनके साथ ठीक है, ठीक है। बहुत ठीक है। पहले उनके साथ भी काफ़ी ख़राब रहे थे मामला आपके, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। सही है, चले, बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपका, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाजा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वो अपने आप को कहते हैं कि मैं रुकने कौमी असम्बली पीटीआई का ही हूँ जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती। लेकिन पीटीआई की तरफ से पोजीशन तो यह है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। जो है इसमें मरवत साहब का ये मौक़िफ़ है कि उन्हें साजिश के तहत पार्टी से निकाला गया है। ताहम जब तक वो खान साहब से मुलाकात करके अपना मौक़िफ़ पेश नहीं करते, जब तक खान साहब के कानों से, जब तक खान साहब की ज़ुबान से सुन नहीं लेते कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, तब तक वो पार्टी के रुकने कौमी असम्बली भी रहेंगे। खान साहब कहते हैं तो फिर वो असम्बली की रुकनीत से भी इस्तीफ़ा देंगे। इसी पे प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे खतूत के इस मौसम में हुकूमत फ़िलहाल तो आर्मी चीफ के जवाब पर बड़ी खुश दिखाई दे रही है, बड़ी मुतमईन दिखाई दे रही है। लेकिन एक और बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए सामने आने वाला है। खतूत के अंदर से ही वो चैलेंज क्या होगा, हुकूमत उसे कैसे काउंटर करेगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम तंबीह से भरे खत, IMF के नाम शिकायतों से भरे खत, सीनियर जजों के नाम मायूसी से भरे खत। यह वो खत खिताब है जिसने आजकल पाकिस्तान की सियासत को अपनी लपेट में ले रखा है। लेकिन इस वक्त इन खतूत पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है वो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक के बाद एक लिखे गए खतूत हैं, जिनका बिलाखिर गुज़िश्ता रोज ड्रॉप सीन हो ही गया जब आर्मी चीफ ने बज़ाहिर इन खतूत से वाबस्ता इमरान खान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कहा कि उन्हें कोई खत नहीं मिला, और अगर कोई मिला भी तो पढ़े बगैर ही वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल कर देंगे। आर्मी चीफ के इस मौक़िफ़ के बाद बज़ाहिर हुकूमत को भी हल्ला शेरी मिल गई जब गुज़िश्ता रोज से तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है और इमरान खान की जानिब से खतूत की इस कोशिश को तरले मिन्नतों से तशबीह दी जा रही है। जहाँ तक इस ख़त का मामला है तो उसका तो बड़ा मुफस्सल और बड़ा बेहतरीन जवाब जो ख़त के वसूल कनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया।
उन्होंने कहा कि ख़त की अहमियत ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं, और इट इज़ जस्ट मतलब इस ख़त को उन्होंने कहा मैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा। अगर मैं इसको पंजाबी में अपनी पंचायती अंदाज में बताऊं, या जैसे तरले पावन दी आखिरी हद देखी कैसा। इन खुदूद के अलावा तहरीक इंसाफ की जानिब से उस रिवायत को जिंदा करने पर भी नया तनाज़ा खड़ा होता दिख रहा है, जब माजी में भी IMF को लिखे गए खुदूद को पाकिस्तान की मुआशी मदद रोकने की कोशिश के तौर पर देखा गया, और अब एक बार फिर उसी हरबे को इस्तेमाल किया जा रहा है, जब 2 रोज कबल अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इमरान खान की हिदायत पर IMF के वफ्द के दौरे पाकिस्तान के मौका पर एक डोजियर भेजा है। उमर अयूब के मुताबिक डोजियर में इस बात के ठोस हकायक और सबूत मौजूद हैं कि किस तरह रियासती इदारों बशमूल इलेक्शन कमीशन ने PTI को दबाया और इंतखाबी नताइज में इंजीनियरिंग की गई। उमर अयूब ने लिखा कि इक्तसादी और सियासी इस्तेहकाम में शफाफियत की अहमियत के पेश नज़र PTI समझती है कि इन संगीन खदशात को पाकिस्तान में गवर्नेंस की निगरानी करने वाले आलमी इदारों समेत तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की तवज्जो दिलाना जरूरी है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के इस हरबे को एक बार फिर मुल्क पर हमले के मुतरादिफ करार दिया है और यह इल्जाम लगाया है कि जब पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो रहा है, तो ऐसे वक्त में आलमी इदारों को पाकिस्तान की माली इमदाद रोकने की जानिब रागिब किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के डोजियर पर हुकूमत तजस्सुस में मुब्तला दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुतालबा किया है कि तहरीक इंसाफ अवाम के सामने लाए कि उन्होंने IMF को क्या डोजियर भेजा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अपने अकाउंट पर लिख कर कहते हैं कि यह तो खुला खत है, ये डोसियर कहाँ है, ये क्यों खुला खत नहीं है, इस डोसियर में आपने क्या लिखा है, कौम को बताएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मजीद कहना था कि बताएं कि पाकिस्तान के चेहरे पर क्या कालक बली है, यहाँ के बुनियादी हुकूक के मसाइल के बारे में क्या कहा गया है, बताएं कि क्या कहा कि यहाँ मकबूजा कश्मीर से भी बदतर सूरत हाल है। इन खतूत के अलावा आजकल आला अदलिया में जारी खतूत की लड़ाई भी जेर बहस है, जब सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती एक तनाज़ा बन चुकी है और पहले से मौजूद जजेस इन अदालतों में मातहत अदालतों से लाए जाने वाले जजेस से मुतालिक एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से भरपूर खतूत अरसाल कर रहे थे। ताहम बज़ाहिर ये तमाम कोशिशें रायगाह चली गई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, तकरीबन हर जगह ही मखसूस जजों के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया गया है। और यूं इस तनाज़े का ड्रॉप सीन आज उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में भी वो बड़ी तब्दीली आ गई जिसको रोकने के लिए जजों और वकला की जानिब से शदीद मुज़ाहमत की जा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट से तरक्की पाकर तैनात होने वाले 6 नए जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी ने, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर से हल्फ ले लिया है। इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठाया है। याद रहे कि चंद रोज कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी के जेर सदारत होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास ने 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई न रोकने पर इजलास का बाइकॉट किया था, जबकि PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर भी इजलास का बाइकॉट कर गए थे। अहम बात यह है कि आज जजों की इस हल्फ बर्दारी की तकरीब के मौका पर जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके अलावा दीगर मोतरज़ जजेस भी मौजूद थे। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता चंद रोज से यह बयानिया बनाया जा रहा था कि आला अदलिया में मौजूद मोतरज़ आवाज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और कुछ मखसूस जजों के खिलाफ रेफरेंस भी लाया जा सकता है। गो के इस मुतालिक हुकूमती कैंप भी फिलहाल तो इबहाम का शिकार ही दिख रहा है, जब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने एक बयान तो दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के बाद मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। ताहम सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इस इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा था कि हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं है। और आज जजों की हल्फबर्दारी की तकरीब के मौका पर जस्टिस मंसूर अली शाह को भी इसी सवाल का सामना हुआ, जब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, रेफरेंस का डर क्यों होना है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का कहना था कि रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी से कोई जाती नाद या इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है और इकट्ठे चाय भी पीते हैं, लेकिन कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। इस मौका पर सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया कि कहा जा रहा है कि आप लोग काम नहीं करते। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। इस तमाम सूरत हाल पर हुकूमत का मौक़िफ़ शामिल करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे गए खतूत पर उनका जो रद्द अमल कल आया,
उसके बाद हुकूमत बड़ी एक्साइटेड लग रही है कि जी उन्हें वो तरले मिन्नतें कर रहे थे, वहां से भी जवाब मिल गया। तो लेकिन तहरीक इंसाफ तो इसके अलावा कुछ और भी प्लान कर रही है। वो तो इंटरनेशनल लेवल पे काफी कुछ प्लान कर रहे हैं। वो तो कुछ हुकाम के वीजों पर पाबंदी तक की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंट है कि वो भी काउंटर हो जाएगा मामला। देखिए, कोई एक्साइटमेंट किसी की तरफ से नहीं आई। बाकी ये हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये एक परसेप्शन बनाते हैं कि इनकी कोई बैकडोर बातचीत हो रही है, इनकी कोई डील होने वाली है, इनको कोई शिफ्ट किया जा रहा है किसी रेस्ट हाउस पे, या इनके बनी गाला घर शिफ्ट किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये इनकी अपनी जमात की तरफ से आती है, और ये अपने पार्टी को कायम रखने के लिए और अपने सपोर्टर्स को उम्मीद देने के लिए इस तरह की चीजें फैलाते हैं। और खत जब पहला लिखा है तो उस वक्त भी इन्होंने इसको बड़ी हाइप क्रिएट की, लेकिन खत जो 2 है या 3 है, ये जो सीरीज है ये नफरत का बयानिया बनाने के लिए। तो बात ये है कि चोरी आपने की है 190 मिलियन, और चोर है वो कोतवाल को खत लिखेगा तो कोतवाल तो कानून अमल बरामद करता है, और फैसला उसका नहीं है, फैसला मुंसफों का है। फैसला जो निजाम इंसाफ और कानून के मुताबिक है। तो चोर कोतवाल को खत 100 लिखे, उसका फिर वही जवाब आना था जो जवाब कल आया है। तो इन खतूत का मकसद फिर आपको क्या लगता है? इस सारी एक्सरसाइज का मकसद आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये खतूत की जो एक पूरी सीरीज नजर आ रही है वो लिखे जा रहे हैं? आर्मी चीफ को 3 खतूत लिखे गए हैं, चीफ जस्टिस को लिखा गया, IMF को भी डोजियर जमा करवाया गया है। आपको मकसद इसका फिर क्या लग रहा है? खतो खताबत के जरिए अब हमलावर हुए हैं अदारों पर। और ये मामला इतना सिंपल नहीं लग रहा तलाल चौधरी साहब, जितना इस तरह आप बता रहे हैं इसको। ये तो इंटरनेशनली लग रहा है कि पूरा एक माहौल बन रहा है मजलूमियत के हवाले से या हुकूमत के खिलाफ और इंतखाबात में धांधली के हवाले से। कुछ इंटरनेशनली जो है, जिस तरह मैंने बात की, कुछ फीसों पे पाबंदियों की बात हो रही है, इस तरह की कुछ मूव्स की बात करी तरीके इंसाफ, इंटरनेशनली जो है वो आपको लग रहा है कि वो काउंटर कर लेंगे वहां से भी आप? आज के दिन तक क्या हासिल किया है? IMF की डील रुक गई है, पाकिस्तान के किसी अपने दोस्त मुल्क से कोई तलकात खराब हो गए, किसी ने आज के दिन तक एक लफ्ज भी इनके लिए कहा है? कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये रैलियां निकाल रहे हैं यूरोप में अदारों के खिलाफ। ये इसी तरह ये जो खतो किताबत है, इसका क्या रिजल्ट क्या निकला अभी तक? रिजल्ट इनके अंदर यानी मायूसी फैलती जा रही है, आखिरी हदों को ये छू रहे हैं। और वो मेरा नहीं ख्याल इस तरह के और 100 खत भी लिख लें तो कोई उसका। आप जब कह रहे हैं ये पाकिस्तान दुश्मनी है, ये पाकिस्तान के खिलाफ सारी ये सारी कोशिश हो रही है, तो इस पे तो फिर कोई कार्रवाई की बात भी हो रही थी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ये तो जो खतूत हैं पर्टिकुलरली जो आर्मी चीफ को लिखे गए हैं, ये नफरत फैलाने की कोशिश है, ये खलीज डालने की कोशिश है, इस पे कार्रवाई भी हो सकती है। तो क्या ऐसा कोई प्लान है गवर्नमेंट का इन खतूत को बुनियाद बनाकर कार्रवाई करने का? देखिए, गुजारिश ये है कि इनकी जो 5 लोग इन्होंने नॉमिनेट किए हैं बैनुल अक़वामी जो लॉबी जो करेंगे, और अब अगर आप यूरोप में शहबाज गिल रैलियां निकालेगा फौज के खिलाफ, और यहाँ पर पानी PTI खत का पहला सेंटेंस लिखेंगे, मेरा मुल्क मेरी फौज। क्या करते हैं? क्या लोगों क्या करना क्या चाह रहे हैं? यानी एक साइड पे आप पाँव पकड़ रहे हैं, दूसरी साइड पे आप गिरेबान पकड़ रहे हैं। और ये सारा जो ये बयानिए का हिस्सा है, और ये बयानिया वही पुराना कि किसी तरह रियासत को ब्लैकमेल किया जाए, किसी तरह अदारों को ब्लैकमेल किया जाए। और जब तक ब्लैकमेल नहीं होंगे तब तक देखिए सजाएं तो 2+2 और ओपन एंड शट केस से जो सजाएं हुई हैं, वो ये नहीं करते कि 190 मिलियन वापस कर दें, ये नहीं करते कि वो अपनी चोरियां वापस कर दें या तस्लीम कर लें कि उनसे गलती हुई है। 190 मिलियन उनकी अपनी जेब में तो नहीं है, वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं, अब हम घर तो लेकर नहीं गए। वो ये इतना समर साहब, इतना कोई सादा, ये तो सारी दुनिया समझती है कि वो किसकी जेब में गए हैं। और अगर मैंने बिजली का बिल जमा करवाना हो और मुझे रोक के मेरी गाड़ी का चलान किया जाए, तो मैं कहूँ इसी पैसों से मेरा बिजली का बिल भी जमा करवा दे, तो आप कहेंगे जी वो तो उन्हीं की जेब में गए। इस तरह का मामला नहीं है, ये बड़ा क्लियरली एक चोरी का मामला था। 190 मिलियन 700 अरब, और ये कहते हमने एक उधर यूनिवर्सिटी बनाई है, 700 अरब रुपए की अगर चोरी ना करते तो कोई 70 यूनिवर्सिटियां बन जाती। तो ये बाकी
इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बिल्कुल ये इनका कंडे पहले यानी भी नाकाम यानी हुए हैं। यानी गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है किसी किस्म की कार्रवाई का इन खतूत की बुनियाद पर? नहीं, देखिए अगर कहीं कहीं ऐसी कोई यकीनन टॉलरेंस से और बड़ा बुर्दबारी से हुकूमत काम लेती है, लेकिन जब कोई यकीनन रेड लाइंस क्रॉस होंगी, ये भी एक किस्म की उसी तरह की एक सॉफ्ट हमला है। 9 मई का तो सीधा हमलावर हुए थे, ये भी एक सॉफ्ट किस्म का हमला है। इस पे गौर किया जा सकता है, इससे चीजें देखी जा सकती हैं। अगर कोई ऐसा मामला होगा तो बिल्कुल हुकूमत अदारों के सामने खड़ी होगी और अदारों को प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि खतों का मौसम जो है आजकल सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ भी बड़े खतूत लिखे जा रहे हैं, तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा दिया था कि कार्रवाई हो सकती है जो जजेस के खतूत के हवाले से। तो मंसूर अली शाह साहब से आज उससे सवाल पूछा गया है तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है, जब रेफरेंस आया तो देखा जाएगा। तो है ऐसी कोई सीरियस कोई थॉट के रेफरेंस लाने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, कंसिडर कर रही है, या अभी ऐसी कोई सोच नहीं है? देखिए, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन यकीनन इसमें बड़ा लॉजिक है इस बात में कि अगर आपने एक आइन का हलफ उठाया हो और आइन की अमलदारी को रोकने की कोशिश करें, आर्टिकल 200 भी जो है वो भी आइन के अंदर उसका हलफ हुआ है। उस हलफ को अगर आप अमलदारी को रोकने की, आइन की रोकने की कोशिश करें, तो यकीनन ये एक ऐसा अमल है जो अगर आपके जो कोड ऑफ कंडक्ट है या आपका जो आप हलफ लिया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी में इस पे नहीं बल्कि नजर आ रहा कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है। लेकिन ये तो भी फैसला गवर्नमेंट करेगी, अभी तक मेरे इल्म में नहीं कि ऐसा कोई फैसला हुआ है कि नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हो भी सकता है ऐसा, अभी नहीं, आपसे रूल आउट नहीं कर रहे आप? नहीं, आप देखिए ना, मैं देखिए ना, आइन का आपने हलफ उठाया हो और आइन के आप किसी आर्टिकल को कहें कि इसको मैं नहीं मानता या इस पे अमल ना किया जाए, और पाकिस्तान की 6 चीफ जस्टिस इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, वो तो आप अपने अदारे के को आपने और आइन चैलेंज कर दिया। इसमें देखिए ना, 4-5 चीफ जस्टिस, 3 हाई कोर्ट्स के, 4 हाई कोर्ट्स के और 5वां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, और ये पूरा एक प्रोसेस है। और इसको अगर आप कहें कि अब हम नहीं मानते, तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज है कि जो बड़े गौर तलब है कि इस पे क्या आगे चल के होना चाहिए। लेकिन इस पे सर जो एक राय बन रही है, एक वाइड ओपिनियन जो बन रही है कोर्ट पैकिंग की, उस पर फिर आप क्या कहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत ने बहुत ज्यादा जो है वो जुडिशरी को काबू करने के चक्कर में वहां बहुत ज्यादा तकसीम नहीं डाल दी आपने? देखिए, कोर्ट पैकिंग नहीं हो रही, जस्टिस इंपावरिंग हो रही है। और ये जस्टिस इंपावरिंग जो है ये तरमीम से हुई है। जो जज साहिबान या जिन लोगों को इख्तलाफ है 26वीं तरमीम में, वो 18वीं और 19वीं तरमीम के बाद जो लगातार 15 साल जज साहिबान लगते रहे हैं, 18वीं और 19वीं तरमीम तो इससे भी ज्यादा मुतनाज़े थी, लेकिन मुतनाज़े होने के बावजूद, उस पे तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद कभी किसी ने वॉकआउट नहीं किया था, कभी किसी ने ये नहीं किया था मैं नहीं मानता। और उससे जो जज साहिबान लगे हैं, जो अब भी जज साहिबान हैं जिनको अभी 26वीं आईनी तरमीम पे एतराज है, तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि जिस तरमीम पे, जिस कानून से वो लगे हैं, उस पे एतराज इससे भी ज्यादा है लोगों को। सही। तो ये बताएं मुझे कि 27वीं आईनी तरमीम की भी कुछ बाज़गश चल रही है कि फेडरल कोर्ट बनाए जाने के हवाले से भी कुछ गवर्नमेंट सोच रही है ऐसी कोई प्लानिंग? अभी तो 26वीं तरमीम नहीं संभाली जा रही, 27वीं के बारे में गवर्नमेंट ने सोचना शुरू कर दिया है? देखिए, पीटीआई पूरा ऑन बोर्ड थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलके इन्होंने लगातार कई मीटिंग्स हुई जिसमें ये शामिल थे। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जो कमेटी बनी थी उसमें आखिरी मीटिंग में इनके नुमाइंदे जो कि डोगर साहब थे, उन्होंने कहा कि ये अब जो ड्राफ्ट बना है इस पे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन वोट देने का फैसला हम नहीं कर सकते, वो अडयाला से हमें हुक्म जो मिलेगा वो करेंगे। तो ये बात ढकी छुपी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान इसको ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। तो अभी भी अगर कोई जरूरत होगी तो ये इसके लिए हम कंसेंसस पैदा करेंगे। बिल्कुल कोई बुलडोज करना या कोई इस तरह की हमारी बिल्कुल सोच नहीं।
तलाल साहब ये बताएं कि उस वक्त तो आप कह रहे हैं शामिल थे, लेकिन अब जो है तहरीक इंसाफ के वाले से जो एक मूवमेंट भी आपके खिलाफ चल रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, जिसके सरबराह हैं अचकज़ई साहब, आज वो कह रहे थे पीटीआई को कि पीटीआई को बाहर निकल आना चाहिए, तमाम कमेटियों से, कायमा कमेटियों से बाहर निकल आए, पीएससी छोड़ दें, सबको छोड़ दें और पार्लियामेंट के बाहर एक और पार्लियामेंट हमें लगानी चाहिए। तो ये तो मामला फिर किसी और तरफ नहीं जा रहा, ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार नहीं कर जाएगा अगर वो पीटीआई निकल आती है सारे सेटअप से बाहर? देखिए, गुजारिश ये है कि इन्होंने पहले भी बाहर निकल के देखा है पार्लियामेंट से और इस्तीफे दे के देखे हैं, फिर इन्होंने कानों को हाथ लगाया कि आइंदा कभी ये काम नहीं करना। इन्होंने असेंबलियां तोड़ के भी देखी हैं, कोई तजर्बा रह नहीं गया जो इन्होंने किया नहीं है। और कौन सी ऐसी कमेटी है जो इन्होंने दौड़ के जिसमें जाके हिस्सा ना लिया हो, और अभी भी पार्लियामेंट के इजलास से लेके हर जगह ये शामिल होते हैं। और अगर ये सियासी जमात के तौर पे इन्होंने ये जो सीखा है पहले इस्तीफे दे के, तो अगर अगला ब्लंडर भी इन्होंने करना है तो 100 बिस्मिल्लाह, अब तो इलेक्शन करवाने को तैयार है ताकि इनके आराम से काम करें और मजीद अक्सरियत के साथ अगला जो टाइम है गुजारें। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की, जिनका कहना है कि तहरीक इंसाफ अगर कमेटियों से या पार्लियामेंट से बाहर निकलती है तो बिस्मिल्लाह हुकूमत ज़मीनी इंतखाबात करवा कर मज़ीद अपने आप को मजबूत कर लेगी। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाने वाला जो फाइनल मैच है ट्राई नेशन सीरीज़ का, उसमें कौमी टीम की जो कारकर्दगी रही इस पूरी ट्राई नेशन सीरीज़ में, जो कि इम्तिहान था कौमी टीम का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उस टेस्ट में हमारी टीम कितनी कामयाब हुई, हमारी सिलेक्शन कितनी कामयाब हुई, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है और उससे पहले हमारी सिलेक्शन का बड़ा इम्तिहान था ट्राई नेशन सीरीज़ की सूरत में, और ये सिलेक्शन अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकी क्योंकि आज जो फाइनल था इस ट्राई नेशन सीरीज़ का न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, वो हमने 5 विकेटों से उसमें हमें शिकस्त हुई है और काफ़ी ज़्यादा जो है खामियां कौमी टीम की सिलेक्शन के अंदर अब तक जो है इस ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर वो सामने आ चुकी हैं। बैटिंग का अच्छा कम्बिनेशन हमारा नहीं बन पा रहा, ओपनर का मसला मुसलसल चला आ रहा है, फिर बॉलिंग के अंदर डेप्थ नहीं है कि बीच में हम विकेट नहीं ले पा रहे, स्पिनर जो है हमारे पास उसकी बड़ी शिद्दत से कमी महसूस की गई। आज के मैच के अंदर भी जब हमने 5 विकेटों से ये मैच हारा न्यूजीलैंड के खिलाफ, हदफ भी बड़ा हम नहीं दे सके, पूरी टीम जो है वो 242 रन पर आउट हो गई, पूरे 50 ओवर भी हम नहीं खेल सके। क्या क्या खामियां हैं, क्या बेहतर करने की जरूरत है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तौफीक उमर साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया तौफीक उमर साहब, आपने ज्वाइन किया। क्या कहते हैं जो सिलेक्शन हमारी की गई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इस सिलेक्शन का बड़ा इम्तिहान था इस मेगा इवेंट से पहले आपको ये सिलेक्शन जस्टिफाई होती हुई नजर आई है इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर? जहाँ तक कि आज का मैच है, आज के मैच में जो विकेट थी वो थोड़ा सा डिफरेंट थी लास्ट मैच से, और मेरा ख्याल है कि आज हम 20 से 25 रन, आई थिंक ये 270 टू 280 वाली विकेट थी, जहाँ पे हम 242 का टारगेट दिया हमने। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक स्पिनर की कमी बिल्कुल महसूस हुई है। एक स्पिनर अगर हमारे पास और होता, जैसा कि आपने देखा कि न्यूजीलैंड के जो स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर सेंट्रल ने बहुत ही आउट क्लास बॉलिंग की है और उसने 10 ओवर में 20 रन देके 2 आउट किए। आई थिंक हम भी एक रेगुलर स्पिनर को मिस कर रहे हैं, और पाकिस्तानी कंडीशंस में आई थिंक इवन दुबई में भी जो हमारे मैचेस होंगे उसमें भी हमें एक स्पिनर जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए होगा, वो हम लोग मिस कर रहे हैं आई थिंक। और बैटिंग के अंदर हमारी आपको क्या खामियां नजर आ रही है? हमारा एक कम्बिनेशन प्रॉपर बन नहीं पा रहा, बैटिंग के अंदर एक यूनिट हमें नजर नहीं आ रहा। शुरू से ही हमारी टीम प्रेशर में नजर आई, दो बीच में एक हमें मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा हमारा बन गया है सेटअप के रिजवान और जो है हमारे आगा सलमान की सूरत में, लेकिन ओपनिंग का मसला मुसलसल चला आ रहा है। तीनों मैचेस के अंदर हमने देखा कि ओपनिंग हमारी नहीं चल पाई। बाबर आजम बतौर ओपनर, आपको लग रहा है कि वो चल पाएगा ये मामला आगे बड़े इवेंट के अंदर? समर भाई, आई थिंक बाबर जो है वो उसकी जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं वो नंबर 3 पे हैं। आई डोंट नो कि इतने बड़े टूर्नामेंट में हम उसको ओपनर एज ए ओपनर जो है वो हम खिला रहे हैं, हालांकि हमारे पास ओपनर थे, फिर भी आई थिंक हमें बाबर जो है उस पर, चाहे आप नंबर 3 के प्लेयर हैं, अगर आप ओपन करेंगे तो मुश्किल होगा आपको इसमें, लेकिन जिस पाएगा वो बाबर प्लेयर, आई होप कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो रन्स कर पाएगा। लेकिन ऊपर से जब तक आपको रन्स नहीं मिलेंगे, अच्छा स्टार्ट नहीं मिलेगा, आप अच्छा फिनिश नहीं कर सकते। तो आई थिंक ऊपर के हमारे जो 3 बैट्समैन हैं उनमें से किसी एक को लंबे रन्स करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो है आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि हर मैच में आप
रिजवान या सलमान से ये एक्सपेक्ट नहीं जी हाँ। कर सकते। तौफीक उमर साहब, हमारी टीम में एक ओपनर का मसला तो चला आ ही रहा है। बाबर जो है बतौर ओपनर, आपने जिस तरह बात की, वो नंबर 3 पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 3 का मसला भी हमारे पास एक हमें दरपेश है कि नंबर 3 पे भी पहले हमने ट्राई किया यहाँ पे कमरान गुलाम को, वो नहीं चले, फिर हम आज ले आए सऊद शकील को ले आए, वो भी नहीं चल पाए यहाँ पर। और फिर तीसरा जो मसला हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है अच्छे फिनिशर का। हमारा लोअर मिडल ऑर्डर जो है वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वहाँ भी हमारे पास वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। तो क्या समझते हैं कि इसमें क्या क्या तब्दीलियां अब हो सकती हैं? ज़रा टीम तो तब्दील हम कर नहीं सकते, तो क्या इसमें एडजस्टमेंट होनी चाहिए? देखें, ये चीजें आई थिंक कि बहुत देर पहले हमें इनको जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए था। अब हम इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं और अभी तक हमारी ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं है कि हमने किस प्लेयर को किस नंबर पे खिलाना है। आई थिंक कि इस चीज को हमने पहले अब तक ये जो हमारी ट्राई नेशन सीरीज भी हुई है, इसमें हमें ऑलरेडी वो सेटल टीम चाहिए थी, जो कि हम ऑलरेडी खेलते जाके चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं। आई थिंक ये चीज जो है, बाकी जितनी भी टीम्स हैं, टॉप की टीम्स हैं, उनको अगर आप देखें तो उनकी टीम सेटल्ड हैं, उनको प्लेयर्स को वो बिल्कुल क्लियर हैं कि उनके किस नंबर पे खेलना है, उनकी क्या टीम उनसे रिक्वायर्ड है और क्या उनका जो है वो रोल है टीम के अंदर। और सब टीमों ने प्रॉपर होमवर्क किया है। पाकिस्तान की कंडीशंस के हिसाब से, यूएई की कंडीशंस के हिसाब से सब टीमों ने 3-3, 4-4 अच्छे स्पिनर्स को ऐड किया टीम के अंदर। हमारी टीम में वो कमी नजर आ रही है। हमने ऑलराउंडर भी डाला, तो फहीम अशरफ को डाल दिया, जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो स्पिनर नहीं है, हालांकि कंडीशन जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं। देखिए समर भाई, आज भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह की विकेट थी, यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप हो सकता है कि दुबई में भी ऐसी कंडीशन हो कि वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए। वो हमारे 15 के स्क्वाड में है ही नहीं है कोई। हम तो होस्टल शाह पे रिलाई कर रहे हैं, सलमान आगा पे रिलाई कर रहे हैं कि वो हमें आउट करके देंगे बंदे। बिल्कुल, ये देखें, बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनके पास एटलीस्ट 2 स्पिनर्स जो है वो रेगुलर स्पिनर्स हैं, जो कि हम लोग इस चीज को मिस करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास जो नीचे हैं 5 के बाद जो बैटर्स हैं, वो ऐसे बैटर्स नहीं है जो अच्छी फॉर्म में है। आई थिंक ये चीज जो है, ये भी चीज हम लोग इसमें लैग कर रहे हैं कि आप फहीम अशरफ को खिला रहे हैं, अगर आप कुछ दिलशाह को खिला रहे हैं, इन दोनों प्लेयर्स का कम बैक है। ठीक है, ये प्लेयर्स जो है, ऐसा नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक ये चीजें जो है, ये हमें होपफुली कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में ये चीज जो है, ये इसमें हम स्ट्रगल ना करें और ये प्लेयर अच्छी फॉर्म में आ जाएं। और रिजवान की कप्तानी पे आप क्या कमेंट करेंगे कि वो बेहतरी की तरफ जा रही है? जिस तरह से आज एक रिव्यू उन्होंने मिस कर दिया, बड़ा क्लियर बॉलर कॉन्फिडेंट थे कि ये रिव्यू उसमें आउट बनता था, लेकिन नहीं लिया। उसके बाद फिर जब शुरू में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे नसीम शाह, उन्हें हटा दिया गया 3 ओवर्स के बाद ही, और वहाँ फहीम अशरफ से 2 ओवर करवाए गए। फिर बाद में जब लगाया दोबारा, नसीम शाह को लाया अटैक में दोबारा, तो उसने फौरन से आउट करके दिया। तो ये जो रोटेशन है बॉलर्स की, इस पर आप क्या क्या कहेंगे ओवरऑल रिजवान की कप्तानी को लेकर? समर भाई, आई थिंक देखिए, नसीम शाह भी जो है वो अपने पूरे रिदम में मुझे नजर नहीं आ रहा। इवन शाहीन जो है वो भी रिदम में नहीं है उस तरह से, जिस तरह से वो नए बॉल से विकेट्स लेके देता है, उस तरह से वो चीज नहीं हो रही। और अगर हम ऐसी कंडीशन में ऊपर से नए बॉल से विकेट्स नहीं लेंगे और हमारे पास नीचे स्पिनर भी जो है वो हम नॉन रेगुलर स्पिनर से बॉलिंग करवाएंगे, तो आई थिंक ये चीज जो है, ये पाकिस्तान को ये कोई 300 प्लस रन जो है वो भी पाकिस्तान डिफेंस करते हुए वो स्ट्रगल करेगा उस चीज में। सही है, बहुत शुक्रिया तौफीक उमर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर कौमी टीम की जो सिलेक्शन की गई है चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मेगा इवेंट के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियों की निशानदेही हुई है। इस ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर हमारा बैटिंग का कम्बिनेशन उस तरह से नहीं बन पा रहा। हमें बैटिंग ऑर्डर जो है वो अभी तक हमारा सेट नहीं हो पाया कि नंबर 3 पर कौन बैटिंग करेगा। बाबर आजम नंबर 3 पर सेट थे, अच्छा स्कोर करते रहे, रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं नंबर 3 पर। हमारी जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा संगीन मसाइल नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला जो टीम के अंदर हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि हमारे पास तगड़े स्पिनर्स नहीं हैं। एक प्रॉपर स्पिनर है अबरार, उनके ऊपर रिलाई करते हुए ये एक्सपेक्ट करना कि होस्टल शाह या आगा सलमान हमें आउट करके देंगे, तो इससे मेरे ख्याल से टीम के अंदर एक बेहतर जो है वो प्रॉपर टीम जो है, जिसे कहते हैं ना कि एक बैलेंस सी टीम या बैलेंस साइड, वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी टीमों को अगर आप देखें, इंडिया को देखें, न्यूजीलैंड को देखें, अफ्रीका को देखें, वो 2-2, 3-3 अच्छे स्पिनर्स को टीम में खिला रहे हैं। अब चूंकि वक्त तो गुजर चुका है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, टीम जो हमने दी है, उम्मीद तो यही है कि यही टीम बेहतर परफॉर्म करे, एक अच्छा यूनिट बन के खेले। इसी उम्मीद के साथ, इसी तवक्को के साथ कि टीम आगे बेहतर परफॉर्म करेगी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। आज की शो में इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।